Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Awais Aziz. I'm an orthopedic surgeon currently doing a second fellowship in trauma and orthoplasty in Salimi Miral Hospital. I welcome you all in the second episode of Orthopedic Podcast. Today's topic is treatment of osteoarthritis is simple than you think with Dr. Ahmed Shoaib. Dr. Ahmed Shoaib is an FRCS CCT consultant. He has worked for more than 2 decades in abroad, returned to Pakistan few years back. He has fellowship in orthoplasty and bone and soft tissue tumor surgery. Welcome, sir. How are you? Thank you very much for asking. We'll start with a basic question with what is osteoarthritis? सो ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई डिजीज़ नहीं है, ये वियर एंड टियर प्रोसेस है। बेसिकली बहुत सारी मैकेनिकल चीज़ें हमारे अराउंड कैन वियर आउट विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज जो है वो वियर आउट हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे से आके ये सवाल करते हैं कि क्या हमारी बोन कमज़ोर हो गई है, तो ऐसा नहीं है। ये कार्टिलेज का प्रॉब्लम है और कार्टिलेज की डिजीज़ समझी जाती है। सर, बहुत से पेशेंट आके हमसे ये भी पूछते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और यूजुअली तब तक ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो चुका होता है और दे आस्क द क्वेश्चन कि हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? देखिए, अगर हम पाकिस्तान में अपने पेशेंट्स पॉपुलेशन को देखें तो सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो फीमेल्स के अंदर ओवरवेट होने की वजह से है। अगर आपकी बॉडी डिज़ाइंड है टू कैरी 60 केजी और आपका पिछले 25-30 साल से वेट 90 के आसपास है, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो हैं वो आर्थराइटिक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक रीज़न है जो कि कंसिडर होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अलावा है वो जेनेटिक्स है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है आर्थराइटिस की तो यू आर मोर ससेप्टेबल टू गेट ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ऑन टॉप अगर आप ओवरवेट भी हैं तो वो प्रोसेस और तेज़ हो जाता है। ठीक सर, बट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस 1 to 4 हैं। 1 में आमतौर पे 40s में पेशेंट्स को शुरू होता है और वो हल्का-फुल्का दर्द महसूस करते हैं। ख़ास तौर पे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारे पास सीढ़ियाँ चढ़ने का इशू हो रहा है और हमें ओकेजनल दर्द होती है। फिर वो स्टेज 2 में जाता है जब वो दर्द थोड़ी-थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है, और स्टेज 4 में जाके बोन स्टार्ट्स हिटिंग द बोन, और तब आमतौर पे पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा प्रेज़ेंट सर, करते हैं। ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीटमेंट डिफरेंट है और हमारे पास यूजुअली पेशेंट लेट प्रेजेंट करते हैं, सो ट्रीटमेंट के हिसाब से उनकी स्टेजेस के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि हम 2 एक्सट्रीम्स देखते हैं, या पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अर्ली प्रेज़ेंट करते हैं या बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। असल में जो स्टेज 1 है उसके अंदर आप सिंपल पेन किलर से उसको ट्रीट करते हैं, व्हिच इज़ स्टेज 1 एंड 2। स्टेज 3 में आके इंजेक्शंस आर वेरी यूज़फुल, और उस सिचुएशन में हम कई दफ़ा स्टेरॉयड और वेरियस अदर मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। स्टेज 4 के अंदर जब बोन बोन को हिट कर रही है ऑन द एक्स-रे, जो कि स्टैंडिंग एक्स-रे होता है, तो तब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय सर्जरी। सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंजेक्शन आप कब लगा रहे हैं, सो डू इंजेक्शन वर्क इन स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस? आपने, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आके ये कहते हैं कि हमें इंजेक्शन एडवाइस हुआ है, तो लेकिन हम उनके एक्सरेज देखते हैं, वेट बेरिंग एक्सरेज, तो उसमें बोन एंड बोन आर्थराइटिस होता है, सो डू यू रिकमेंड इंजेक्शंस? अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसकी वजह ये है कि पेशेंट जब बोन ऑन बोन के साथ हमें प्रेजेंट करते हैं तो एट दैट स्टेज, इवन लास्ट ईयर जून 2025 के अंदर, सॉरी 2024 में, JBJS जो हमारा सबसे हाई इम्पैक्ट जर्नल है उसके अंदर एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था जिसने इस बात के को बड़ा मेंशन किया था कि स्टेज 4 के अंदर इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहिए। पाकिस्तान में इस वजह से लगाए जाते हैं आमतौर पे क्योंकि पेशेंट सर्जरी को एज अ सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो इन डेस्परेशन अ लॉट ऑफ क्लिनिशियन ऑफर के जी चलें आप इंजेक्शन लगा लें, लेकिन यूजुअली स्टेज 4 में वो 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक काम करता है, उसके बाद नहीं करता। और सर, इसका कोई पोटेंशियल ड्रॉबैक होता है बार-बार इंजेक्शन लगाने का? बिल्कुल, इसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है, और स्टेज 4 एक इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट है इंजेक्शन स्टेज 4 में, तो उसमें नहीं लगना चाहिए। और स्टेज 4 के अंदर इंजेक्शन से अगर किसी पेशेंट को खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाए, ऑल्दो वेरी रेयर, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसमें फिर आपके पास सर्जरी का ऑप्शन भी नहीं बचता। ठीक सर। एंड सर, पेशेंट्स आते हैं और अक्सर कहते हैं कि हमें पीआरपी लगा दें। हमें दूसरे डॉक्टर्स ने पीआरपी रिकमेंड किया है एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंजेक्शंस, hyaluronic acid एंड crispin gel, these kind of injections. Do you favor these kind of injection? नहीं, तो रिसर्च जो है वो शो करती है कि पीआरपी और स्टीरॉयड एंड hyaluronic एसिड, उनका बड़ा सिमिलर इम्पैक्ट है इन मोस्ट केसेस।
अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेशन की वजह से नी पेन हो रही है तो उस केसेस में फॉर एग्जांपल अगर उनका यूरिक एसिड हाई है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या किसी और रीज़न की वजह से उन्हें इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, नी में फ्लूइड है, ऐसे केसेस में स्टीरॉयड वर्क वेरी वेल। पीआरपी और हाइलुरोनिक एसिड सिलेक्टेड पेशेंट्स के अंदर यूज़फुल हो सकता है, जैसे स्टेज 1 और 2 में पीआरपी लगाया जा सकता है। इसी तरह ही अगर किसी पेशेंट को नी कैप या पैटेलोफेमरल आर्थराइटिस है, तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं क्योंकि वो एक नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट है। बट ओवरऑल द स्टडीज़ फेवर स्टीरॉयड। इंग्लैंड के अंदर 2011-12 में हाइलुरोनिक एसिड के बहुत हम इंजेक्शन लगाते थे, बट देन इट वाज़ बैंड एंड अभी भी नेशनल हेल्थ सर्विस यूके में हाइलुरोनिक एसिड और पीआरपी के इंजेक्शंस आप नहीं लगा सकते पेशेंट। सो देयर इज़ अ रीज़न आप नहीं लगा सकते बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ सिमिलर आउटकम विद स्टीरॉइड्स। ठीक सर। सर ये भी एक पेशेंट्स आते हैं और आके कहते हैं कि आप नी में स्टेरॉइड लगाएँगे, तो इसके नुकसान तो हमें कोई नहीं होगा, बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं होंगे। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो क्लिनिक में आके पेशेंट्स पूछते हैं। बिल्कुल आई थिंक जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट एक स्टेज 1 और 2 आर्थराइटिस के अंदर या इवन 3 के अंदर स्टीरॉयड लगाने का जॉइंट के अंदर होता है, वो ये है कि जो मेडिकेशन है वो जॉइंट के अंदर जा रही है और वहीं पे रहती है। इट डज़ नॉट गो एनीवेयर एल्स। लेस देन 3% गेट एब्ज़ॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम। लेकिन थोड़ी शाम को और अगले दिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो नोट करते हैं कि थोड़ा-सा उनका स्पाइक आता है उनके ब्लड शुगर्स के अंदर, जो कि 2 से 3 दिन में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक सर। और सर दिस इज़ कॉमन प्रैक्टिस कि आप इंजेक्शन थिएटर में जाके लोग प्रेफ़र करते हैं। सो डू यू फेवर इट कि आप थिएटर में जाके इंजेक्शन दें स्टेरॉइड? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टीरॉयड के इंजेक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड क्लिनिक में लगाए जाते हैं। सिर्फ़ उस केसेस में जब पेशेंट के को कोई प्रोस्थेसिस लगा हुआ है या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की नी रिप्लेसमेंट हुई हुई है और हमने उनका फ्लूइड लेना है, तो वो प्रोसीजर्स जो हैं वो थिएटर के अंदर होते हैं। ठीक सर। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर स्टेज 4 बोन ऑन बोन आर्थराइटिस? देखिए उसमें अगर पेशेंट को पेन है और पेशेंट मेडिकली फिट है फॉर सर्जरी देन दे शुड गो फॉर सर्जरी। और अगर वो मेडिकली फिट नहीं है, जो कि हम रेगुलरली देखते हैं, दे आर क्वाइट एल्डरली, किसी का हार्ट का इशू है या किसी का लंग्स का इशू है एंड दे कैंट हैव ऑपरेशन, तो दैट इज़ बैड न्यूज़। उसकी वजह ये है कि आर्थराइटिस इज़ अ कंडीशन जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता है। इसको एक लैडर बिहेवियर कहते हैं आर्थराइटिस का, जिसके अंदर यू हैव गॉट गुड डेज एंड बैड डेज। तो आहिस्ता आहिस्ता बैड डेज बढ़ते जाते हैं एंड द पेन इंक्रीजेस। एंड सर पेशेंट्स की एक बहुत बड़ी कंसर्न होती है कि इफ वी गेट सर्जरी व्हेन विल स्टार्ट वॉकिंग? हम कितनी देर बाद खड़े होंगे? कितनी देर बाद हम चलेंगे? आई नो द आंसर बट हमारे पेशेंट्स को नहीं पता। बिल्कुल। सो अगर पेशेंट की सुबह सर्जरी हुई है तो वो शाम को उसको पेशेंट को मोबिलाइज़ कराते हैं और वॉक करवा के टॉयलेट लेके जाते हैं, बिकॉज़ वी डोंट यूज़ यूरिन बैग। जिन पेशेंट्स की बायलैटरल यानी कि बोथ नीज़ इकट्ठी हुई होती हैं और उनकी एज ज़्यादा है, तो उनको हम कई दफ़ा नेक्स्ट मॉर्निंग में मोबिलाइज़ करते हैं, बट मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स गेट वॉकिंग द सेम इवनिंग और अक्सर मरीज़ नेक्स्ट डे घर चले जाते हैं। ठीक सर। सर बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे इस रिश्तेदार ने कराया और उसके बाद वो खुश नहीं है या ये हो गया, तो दे आर नॉट हैप्पी विद TKR, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर देम? देखिए इसमें सिंस आई मूव बैक टू पाकिस्तान, जो कॉमनेस्ट रीज़न मैंने देखा है वो ये है कि पेशेंट डिले प्रेजेंट करते हैं। तो जब आप डिलेड प्रेजेंटेशन आपकी होती है तो आपकी आउटकम अफेक्ट होती है और इसीलिए इस प्रोसीजर का टाइमली होना पेशेंट के लिए यूज़फुल होता है क्योंकि उनकी रिकवरी क्विकर होती है। बाकी ये कि जहाँ तक उसकी आउटकम का ताल्लुक है, अमेरिका में हर साल 7.5 लाख ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट के होते हैं। इंग्लैंड के अंदर 1 लाख के करीब हर साल होते हैं। तो अगर ये इनफेक्टिव हो या डेंजरस सर्जरी हो तो ऑब्वियसली फिर वो वेस्ट के अंदर या इसका कोई और हल मौजूद हो इंजेक्शंस या टैबलेट्स में, तो लोग वो बिल्कुल अमेरिकन और वेस्टर्नर्स कर रहे होते हैं। ठीक सर। और सर आइडियल एज क्या है फॉर नी रिप्लेसमेंट? मेरे ख्याल में इसको एग्जैक्ट पॉइंट आउट करना पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप कई दफ़ा देखते हैं कि 80 इयर्स ओल्ड आर रियली फिट और उनको ख़ास मेडिकल इशू नहीं होते और वो आर्थराइटिस की वजह से तंग होते हैं, यानी कि वी हैव डन नी रिप्लेसमेंट इन 85 इयर्स ओल्ड। 89 की मैंने इंग्लैंड में की हुई है, लेकिन पाकिस्तान में द ओल्डेस्ट हैज़ बीन 85। राइट।
एंड शी हैज़ बीन वेरी हैप्पी 82, 83 के हमने कई पेशेंट्स किए हैं एंड दे आर क्वाइट हैप्पी एज़ लॉन्ग एज़ वो मेडिकली फिट हो। फिट हो। ठीक सर। सर, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर अ पेशेंट टू वॉक नॉर्मली आफ्टर सिंगल नी रिप्लेसमेंट एंड बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट? तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर एक पेशेंट को एक साइड का ही आर्थराइटिस है और उनका एक नी रिप्लेस हुआ है तो रिकवरी ऑब्वियसली इज़ क्विकर। उसके अंदर उनकी चलना तो वो सेम डे शुरू कर देते हैं, लेकिन पेन को 80% सेटल होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। बट 2 हफ्ते के अंदर यूजुअली वो एक स्टिक के साथ चल रहे होते हैं और कई पेशेंट्स तो एक स्टिक 2 हफ्ते से पहले भी छोड़ देते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस स्टेज पे वो सर्जरी कराई है, उनकी एज क्या है और मल्टीपल फैक्टर। अगर कोई पेशेंट अब व्हीलचेयर बाउंड हो गया हुआ है, तो उसको ज़्यादा टाइम टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। Thank you, Dr. Ahmed, for your time. Thank you for watching. Stay tuned. If you have any questions, kindly comment below in comment section and we'll try to answer your questions or make a podcast regarding your questions.